बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता की साझेदारी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी राजनीतिक स्थिरता पैदा करने के लिए, विभिन्न सामाजिक समूहों में टकरावों को कम करने के लिए, दूर करने के लिए, यह सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। इसलिए भी हमें सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। तो सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हैं। पहला रूप, सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में की जाती है। तो सरकार के विभिन्न अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के अंग हैं 3। तो इन तीनों अंगों के मध्य सत्ता का जो बंटवारा किया जाता है वो होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसे बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, 2 तरह के आप ग्राफ बनाते हैं मैथ्स में, तो 2 तरह की लाइनें होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, और एक होती है वर्टिकली। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्षैतिज बोलते हैं। यानी एक समान धरातल पर बंटवारा किया जाता है कि सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कोई भी अंग ऊपर या नीचे नहीं होता है, ये सारे बराबर होते हैं तीनों अंग। तो तीनों अंग स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका इन कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या या समीक्षा करती है। तो इस प्रकार से सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जिसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण बोलते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का बंटवारा ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। इसमें कोई भी अंग असीमित सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता है। सारे अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, लेकिन कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं करता है। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश भी रखते हैं। इस तरह से सत्ता का संतुलन विभिन्न संस्थाओं के बीच में बना रहता है। उसे हम बोलते हैं नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था क्या होती है कि सरकार का कोई भी अंग असीमित सत्ता का उपयोग नहीं करता है और एक दूसरे पर अंकुश या नियंत्रण भी रखते हैं। उसे ही हम सत्ता का नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। कि सरकार के जैसे विधायिका है, कार्यपालिका, बहुत सारे जो कार्य हैं वो कार्यपालिका करती है सरकार में, लेकिन कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है विधायिका का। इसी प्रकार देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि न्यायपालिका की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कि न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। लेकिन न्यायपालिका क्या करती है? विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की व्याख्या है वो न्यायपालिका द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से देखिए आप, ये स्वतंत्र रूप से अपना काम भी कर रहे हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रख रहे हैं। तो इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में संतुलन बना रहता है और ये एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती है। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो ये हो गया सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का वितरण, जिसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कि सरकार के सभी अंग अपने असीमित सत्ता का उपयोग नहीं करते हैं और एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। इस तरह से विभिन्न संस्थाओं के मध्य संतुलन बना रहता है। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन विधायिका का उस पर नियंत्रण रहता है। जैसे कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आते हैं, तो विधायिका क्या करती है?
यदि कोई गलत काम करता है तो उनको संसद महाभियोग द्वारा हटा भी सकती है। तो इस प्रकार इनका नियंत्रण होता है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है और न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन न्यायपालिका सरकार के अन्य दोनों अंगों पर अपना नियंत्रण रखती है। ये पहला रूप हो गया। अब दूसरा रूप है, अब सत्ता का दूसरा जो रूप है वो सरकार की विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, जैसे पीछे आपने श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण पढ़े थे, जिसमें बेल्जियम में सत्ता का वितरण किया गया था कि सत्ता का केंद्र सरकार थी, बेल्जियम में राज्य सरकार थी और सामुदायिक सरकार थी। 1993 में संशोधन हुआ, उससे पहले एकीकृत शासन व्यवस्था थी बेल्जियम में। 1993 में संशोधन हुआ तो वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था बेल्जियम में स्थापित कर दी। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या था कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को शक्तियाँ दी गई थी, राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के अधीन थी। संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी शक्तियाँ संविधान से मिलती है और केंद्र सरकार को संविधान से मिलती है। तो इस प्रकार से संघात्मक व्यवस्था उन्होंने अपनाई थी। तो आपने पढ़ा कि बेल्जियम में सत्ता का जो वितरण किया गया है वो सरकार की विभिन्न स्तरों के बीच में किया गया। विभिन्न स्तर बेल्जियम में आपने पढ़ा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार, इन तीनों के बीच में सत्ता का वितरण किया गया था। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे भारत का एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत में भी सत्ता का जो बंटवारा होता है वो विभिन्न स्तरों पर होता है। केंद्र सरकार है, दूसरा राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी सरकारें होती हैं, तो राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय निकाय कि सत्ता का जो केंद्रीकरण किया गया भारत में, तब स्थानीय निकाय भी 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय की व्यवस्था की गई थी। तो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, इनको शक्तियाँ कहाँ से मिल रही है, भारत में भी संविधान से मिल रही है। तो इस प्रकार से ये सरकार की विभिन्न स्तर हो गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। जैसे बेल्जियम में भी आपने पढ़ा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। तो ये विभिन्न स्तर हो गए, इनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। उस बंटवारे को कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण यानी जो वर्टिकली यानी उच्चतम स्तर से निम्नतर स्तर पर सत्ता का बंटवारा, उच्चतर स्तर से निम्नतर स्तर पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। कि उच्चतर से निम्नतर स्तर पर सत्ता का बंटवारा करेंगे, जैसे केंद्र सरकार में कर दिया, राज्य सरकारों में, और सामुदायिक सरकार में बेल्जियम में कर दिया, भारत में स्थानीय निकाय बनाया। तो इस प्रकार से जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है कि केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए होती है, राज्य सरकार है वो अपने अपने राज्य में होती है, और फिर और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया भारत में, तो स्थानीय निकाय बनाए गए। स्थानीय निकाय में भी ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय, जिनके 3-3 स्तर बनाए गए। ग्रामीण स्थानीय निकाय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। शहरी स्थानीय निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम बनाए गए। तो इस प्रकार से सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किया गया है, जो वर्टिकली बंटवारा होता है, जिसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो ये उच्चतर स्तर से निम्नतर स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है, उसे ही ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में ये बंटवारा किया जाता है। तो सत्ता का जो तीसरा रूप है वो है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में होता है। विभिन्न सामाजिक समूह किस आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर। तो आपने बेल्जियम की, इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में आपने क्या देखा कि भाषा के आधार पर सरकार का गठन किया गया था। कि बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार थी उसका गठन भाषा के आधार पर किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो सरकार का चुनाव करेंगे, और वो सरकार भाषा, धर्म, संस्कृति संबंधी शिक्षा है, वो शिक्षा जो अधिकार है कानून बनाने का, वो इनको दिया गया है। भाषा संबंधी, शिक्षा संबंधी जो भी अधिकार है वो सामुदायिक सरकार को दिए गए, क्योंकि सामुदायिक सरकार का चयन है वो एक भाषा बोलने वाले समुदाय द्वारा किया गया था। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है
वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में होता है। जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका अच्छा उदाहरण है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में एक भाषा बोलने वाले लोगों ने अपनी सरकार है उसका चुनाव किया था। अब ऐसे ही हम देखते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, जैसे हम भारत का उदाहरण लेते हैं कि भारत की जो स्थानीय निकाय है, भारत का स्थानीय निकाय में आपने देखा कि SC ST OBC और महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे ही आप भारत में लोकसभा में देखते हैं कि लोकसभा में भी SC और ST के लिए सीटें रिजर्व होती है। तो वो क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको भी उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका रिजर्वेशन है वो किया गया है। तो ये भी क्या हो गया, सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह के बीच में कर दिया कि लोकसभा में जैसे SC और ST के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई है, तो वो उन वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा में कर पाएंगे। इस प्रकार से सत्ता का जो बंटवारा है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में भी इस तरह का बंटवारा होता है। अगला जो सत्ता की साझेदारी का रूप है चौथा, वो विभिन्न दबाव समूह राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी। देखिए राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होती है। जैसे लोकतांत्रिक देश होते हैं, उन लोकतांत्रिक देशों में चुनाव करते हैं तो चुनाव के लिए मतदाताओं के सामने बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, और वो विकल्प हमें राजनीतिक दलों के रूप में देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते हैं, सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, सत्ता में आने के लिए एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विकल्प मतदाताओं के समक्ष उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल आपस में प्रतिद्वंदिता करके जो विजय होते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं। अब सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों के बीच में भी किस तरह से होता है आप देखते होंगे। जैसे हम भारत का उदाहरण लेते हैं, भारत में अपन राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं कि राजस्थान में जैसे अभी BJP की सरकार है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या हो गया, राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई। प्रतिस्पर्धा से ही क्या हुआ है, जो दल है वो बदलते रहते हैं, एक ही दल की सरकार नहीं होती है। प्रतिद्वंदिता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही देश का विकास भी होगा और उतने ही दल है वो जो सरकार है वो बदलती रहेगी। तो राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता का बंटवारा है वो इस तरह से किया जाता है। अब एक अन्य रूप आप देखते हैं गठबंधन सरकार कि राजनीतिक दलों में दूसरा जो सत्ता के बंटवारे का रूप आप देखते हैं वो होता है गठबंधन सरकार में हमें देखने को मिलता है। गठबंधन सरकार क्या होती है, जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर जो सरकार बनाई जाती है वो गठबंधन सरकार होती है। तो गठबंधन सरकार में दो या दो से ज़्यादा दल मिल जाते हैं तो उनके बीच में सत्ता का बंटवारा हो जाता है। तो ये भी राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता का बंटवारा हो गया। अब दबाव समूह के बीच में सत्ता का बंटवारा, दबाव समूह है वो क्या करते हैं, विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करते हैं और अपने लोगों की समस्याएं उनके समक्ष रखते हैं और उन पर सत्ता में आने के लिए दबाव भी बनाते रहते हैं। जैसे दबाव समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे व्यापारियों का हो गया, वकीलों का हो गया, शिक्षकों का हो गया, मजदूर संघ का हो गया। तो अलग अलग दबाव समूह होते हैं। तो ये अपने लोगों के हित के लिए दबाव बनाने का काम करते हैं। तो अलग अलग समूह दबाव समूह हो गए अलग अलग, उनके बीच में भी सत्ता का इस प्रकार से बंटवारा हो जाता है। तो ये दबाव समूह राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता का बंटवारा, ये सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हमने पढ़े हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।